अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बेबरस ने अपने मखसूस तुर्क और मंगोलियाना हिकमत अमली से रूमी अफवाज को परेशान कर दिया था। नजमुद्दीन अयूब ने बेबरस की लड़ाई का अंदाज बगौर देखा। कई बार उसके लबों से बेख्तियार तासीन व अफरीन अमेज कलमात निकल जाते। तमाम दिन हक को बातिल का यह मरका जारी रहा। कुछ सलेबी दस्ते रूमी अफवाज के साथ तो ज़रूर थे, मगर उन्होंने बरह रास्त जंग में हिस्सा नहीं लिया था। यह मलकुल कामिल से किए गए मुआहदे का असर था, या वो पहले ही ताड़ गए थे कि यहाँ उनकी दाल नहीं गल पाएगी। शाम होने से पहले ही जंग का फैसला हो गया। रूमी लश्कर माल गनीमत छोड़कर फरार हो गया। मलिकुल जवाद और नजमुद्दीन अयूब ने काफ़ी दूर तक उनका ताक़ुब किया। दोनों साहिबान फतह और नुसरत से हम किनार मगरब के वक्त दमिश्क में दाखिल हुए। दमिश्क में हालात को दोबारा काबू में लाया गया। जब अमन व अमान की फ़िज़ा कायम हो गई तो नजमुद्दीन अयूब को मिस्र वापसी का ख्याल आया। यह पहली मर्तबा हुआ था कि वो मिस्री लश्कर को साथ नहीं लाया था। उसका ख्याल था कि इस्माइल अयूबी और बागियों को वो गुलामों की फ़ौज से ही संभाल लेगा। रोमी लश्कर के हमलावर होने का तो उसे दूर दूर तक शैबा नहीं था। नजमुद्दीन अयूब ने मिस्र वापसी का इरादा तर्क कर दिया और बलाद शर्किया की क़ियादत खुद संभालने का फ़ैसला किया। यह मशवरा उसे मलकुल जवाद ने ही दिया था। उसने दमिश्क को ज़ैली सूबा बनाते हुए बसरा को अपना मरकज़ बनाया। वो अपने गिलमान इत्तबा और उमरा के हमरा बसरा चला आया। यहीं उसने अपनी ज़िंदगी में पहला दरबार सजाया। उस दरबार में बेबरस को उमरा के साथ बिठाया गया और आला ओहदा की जिम्मेदारी सौंपी गई। हुकूमती इख्तियारात दिए गए। यह इस्लामी तारीख में तवील अरसा के बाद पहला मौका था कि गिलमान की इतनी बड़ी तादाद को अमूर सल्तनत में शामिल किया गया था। नाजरीन, मिस्र के दारुल हुकूमत कहरा में शाही महल के एक मखसूस कमरे में कुछ अफराद मौजूद थे। वो सब एक अहम मसला पर सलाह व मशवरा दे रहे थे। यह मजलिस शाही मरातब से कता नज़र मुनक़िद की गई थी। इस मजलिस का अमीर बाला मिस्र का नौमर सुल्तान सैफुद्दीन अबू बकर मलिकुल आदिल सानी था। उसके हमरा कहरा के चापलूस और दूरंदेश उमरा की एक जमात और ख़ास मुहाफ़िज़ व वफ़ादार ग़ुलाम थे। उमरा में जमालुद्दीन अलमराही और गाजी अब्दुल्ला शाफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। सुल्तान मोहतरम गाजी अब्दुल्ला शाफी अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, आपके भाई नजमुद्दीन अयूब ने रूमी अफवाज को शिकस्त से हमकिनार करके बलाद शर्किया पर अपनी गिरफ्त दोबारा मुस्तहकम कर ली है, और ये अमर आपकी हुक्मरानी के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। कहरा में तो वो आपके खिलाफ महज चंद लालची उमरा पर ही तकलिया किए हुए था, मगर बलाद शर्किया के मुकम्मल इस्तेकाम के बाद अब उसके पास एक बड़ा लश्कर भी मौजूद है। वो फुर्सत पाते ही किसी भी वक्त मिस्र का रुख कर सकता है। आपको कबल अज़ वक्त अपनी हिफाजत के बारे में कामिल तवज्जो देना चाहिए। खसूसन उन उमरा को गिरफ्तार करते हुए जिंदान खाने में डाल देना चाहिए जो कि उससे ताउन कर रहे हैं। अगर फौरी ये कदम ना उठाया गया तो आपको बैरूनी खतरे के साथ साथ अंदरूनी साजिश का भी सामना करना पड़ेगा। इस बारे में ज़रा भी तअम्मुल से काम नहीं लेना चाहिए। सुल्तान मुकर्रम जमालुद्दीन अलमराही उसकी बात मुकम्मल होते ही तेज़ी से बोला, मैंने आपको पहले ही खबरदार कर दिया था कि नजमुद्दीन अयूब के इरादे नेक नहीं हैं। वो आपकी कम उम्री का फ़ायदा उठाना चाहता है। उसका बुनियादी मकसद महज इक़्तिदार का हसूल है। रिश्ते नाते उसकी निगाह में कोई हैसियत नहीं रखते। वैसे अमूर सल्तनत में कोई किसी का भाई या बेटा नहीं हुआ करता। आपको फौरी कोई अमली कदम उठाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। इब्न मुक्सनकर सैफुद्दीन अबू बकर ने अपने दाना और वफादार गुलाम की जानब देखते हुए पूछा, तुम इस बारे में क्या कहते हो? आका, वो मुअद्दब अंदाज में गोया हुआ, आपका इकबाल बुलंद हो। उमराए मिस्र की मौजूदगी में भला मेरी क्या राय हो सकती है? बहरहाल मेरी नाकस राय में नजमुद्दीन अयूब को किसी ऐसी दुश्वारी में मुब्तला कर देना मुनासिब होगा जिसमें उलझ कर वो बलादर मिस्र का रुख करना भूल जाए। अमीर उल हाजिब, तुम्हारा क्या मशवरा है? मैं आपके ग़ुलाम से कामिल मुत्तफ़िक हूँ। यही वाहिद और महफूज रास्ता है कि नजमुद्दीन अयूब को दूसरे नजम में उलझा दिया जाए, लेकिन यह सिलसिला कड़ी दर कड़ी जारी रहना चाहिए ताकि उसे अपनी फ़िक्र पड़ जाए और वो इन्हीं मुश्किलात में उलझ जाए। इसी तरह आपकी हैसियत भी पर्दा में पड़ जाएगी और उसे ज़रा भर शक नहीं होगा कि यह सब आपका किया धरा है। गाजी, तुम क्या कहते हो? सुल्तान मोहतरम गाजी अब्दुल्ला शाफी तफक्कुर अमेज लहजे में बोला,
یہ تجویز بری نہیں ہے، مگر یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ نجم الدین ایوب کوئی بچہ نہیں ہے کہ اسے معلوم نہ ہو سکے کہ حالات کا یہ کھیل کس کا رچایا ہوا ہے اور اسے جان بوجھ کر کسی جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں شاہ روم کو دوبارہ جنگ کی ترغیب دی جائے اور مصری افواج کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی جائے۔ اس طرح آپ کو دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو شاہ روم سے آپ کے دوستانہ تعلقات کی نوعیت مزید مستحکم ہو جائے گی، جن کی بنا پر وہ بلادر مصر پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، اور دوسرا گزشتہ دنوں دمشق کے مرکے میں نجم الدین ایوب کے ہاتھوں اٹھائی گئی ہزیمت کو بھی تسکین ملے گی۔ ممکن ہے کہ اس جنگ میں نجم الدین ایوب مارا جائے، ورنہ دوسری صورت میں اسے گرفتار کر کے قیدی بنا لیا جائے گا اور آپ کے مستقبل پر موجود ایک بڑا خطرہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ دے گا۔ تمہاری بات میں دم ہے، سلطان ابو بکر سر دھنتے ہوئے بولا، مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ شاہ روم بلاد شرقیہ پر قبضہ کرنے کے بعد بلاد مصر کا رخ کبھی نہیں کرے گا، بلکہ اگر وہ بلاد شرقیہ پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے تو وہ ارد گرد کی تمام ریاستوں کو بھی ہڑپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا تم ماضی کی مثالیں بھول گئے ہو؟ انصاری ہمیشہ وعدہ خلافی کے مرتکب ہوئے ہیں، میں کم از کم شاہ روم پر کسی قیمت بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کوئی اور حل تم لوگوں کے ذہن میں ہو تو وہ بیان کرو۔ سلطان محترم، عقبی جانب پہلو میں بیٹھا امیر دھیمے لہجے میں بولا۔ تمام لوگوں کی نگاہیں اس پر مرتکز ہو گئیں۔ وہ امیر تمام گفتگو میں بالکل خاموش رہا تھا۔ آپ اگر اپنے چچا عماد الدین سے مدد حاصل کریں تو وہ سب سے زیادہ مناسب ہوگا۔ کھول کر بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ سلطان محترم، میری ناقص رائے یہ ہے کہ آپ اپنے چچا عماد الدین اسماعیل کو ایک مراسلہ بھیجیں۔ اس میں نجم الدین ایوب کی سابقہ سازشوں اور کارستانیوں کا حال تفصیل سے موجود ہو۔ ان سے گزارش کی جائے کہ وہ نجم الدین ایوب کے علاقوں پر حملہ کر کے قابض ہو جائیں اور اسے گرفتار کر کے زندان خانے میں ڈال دیں۔ ہمیں بلاد شرقیہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عماد الدین اسماعیل آپ کے حقیقی چچا ہیں، ان سے یقیناً آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ جہاں تک میری معلومات ہیں انہیں بلاد شرقیہ سے خاصی رغبت ہے، وہ بلاد مصر کا رخ کرنا خلاف طبیعت سمجھیں گے۔ بہت خوب۔ سلطان سیف الدین ابو بکر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بے اختیار جھوم سا گیا۔ تمہاری رائے سب سے زیادہ معقول ہے۔ میں ابھی چچا عماد الدین اسماعیل کو ایک مراسلہ جاری کرنے کا انتظام کرتا ہوں۔ سلطان سیف الدین ابو بکر اس تجویز سے خاصا متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے خوشامدی عمرا نے بھی بھرپور چاپلوسی کا مظاہرہ کیا اور اس آخری فیصلے پر زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے۔ نو عمر سلطان نے اسی وقت کاتب کو طلب کیا اور ان عمرا کے بہمی صلاح و مشورے سے شاہی مراسلہ چچا عماد الدین اسماعیل کے نام لکھوایا، جس میں نجم الدین ایوب پر محل سلطانی کے خلاف سازش کرنے کے علاوہ کئی دوسرے کڑے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ اسے حصول اقتدار کا حریص کہا گیا۔ اسی شام وہ مراسلہ عماد الدین اسماعیل کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ ناظرین، اردو زرعی کے دارالحکومت سرائے سے ایک گھڑ سوار تیزی سے نکلتا ہوا مشرق کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھا اور اس نے اپنا چہرہ سیاہ نقاب سے چھپا رکھا تھا۔ اس کی تیز رفتاری سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اپنی منزل پر پہنچنے میں جلدی تھی۔ نصف دن کے مسلسل اور تھکا دینے والی مسافت طے کرنے کے بعد وہ ایک بستی کے پاس جا پہنچا جو کہ کرناکا کے نام سے مشہور تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جہاں منگولوں کا خاص قبیلہ ازکئی آباد تھا۔ یہ قبیلہ منگولوں میں ممتاز حیثیت کا حامل تھا۔ حب الوطنی کے علاوہ جو چیز ان میں تھی وہ انسانی اقدار کا احترام تھا۔ چنگیز خان کے لشکر میں رہتے ہوئے بھی ان لوگوں نے قتل و غارت اور تخت و تاراجی سے ممکنہ طور پر گریز کیا تھا۔ اجڑے ہوئے شہروں کو آباد کرنے اور لوگوں میں خوف و ہراس کو ختم کرنے میں ان کا کردار بڑا نمایاں رہا تھا۔ گھوڑ سوار تیزی سے ان کی بستی میں داخل ہوا اور سیدھا وسطی حصے میں جا پہنچا۔ کئی لوگوں نے مڑ کر اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ شاید اس طرح کے لوگوں کی آمد ان کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ گھوڑ سوار ایک بڑے پختہ مکان کے سامنے جا ٹھہرا۔ پختہ مکانات تو اسی بستی میں چند ہی تھے، زیادہ تر لوگ خیموں میں رہتے تھے۔ یہ پختہ مکان ان کے سردار مانجھی خان کا تھا۔ مکان کے باہر کھڑے محافظ نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام تھامی۔ دوسرے ہی لمحے گھڑ سوار جھٹکے سے زمین پر اتر آیا۔ اس نے گردن کو جنبش دی
तो वो मुहाफिज घोड़े को लेकर एक तरफ चल पड़ा। घोड़सवार ने लम्हा भर के लिए उस पर निगाह डाली। इसके बाद उसके कदम मकान के सदर दरवाजे की जानिब उड़ गए। कुछ ही लम्हों बाद वो सरदार मांझी खान के रूबरू मौजूद था। मांझी खान अजनबी निगाहों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में तशवीश के साथ साथ कई सवाल मंडरा रहे थे। घोड़सवार ने अपने चेहरे से जो ही ढाटा हटाया तो मांझी खान अपनी जगह पहलू बदल कर रह गया। वो बेहद खूबसूरत मंगोल दोशेजा थी। तुम कौन हो और क्या चाहती हो? मांझी खान शायद अभी कुछ भी नहीं समझ पाया था। सरदार मांझी खान, मैं तुमसे जादवानी आसमान के नाम पर मदद तलब करने आई हूँ। मैं कौन हूँ ये तुम्हारे लिए अहम नहीं है। बस ये समझ लो कि मैं मसाइब की मारी हूँ। भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे बाप ने एक मुसलमान खानदान को अमान दे रखी थी। इस तरह वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे। हमें मंगोलियाना रिवायात के मुताबिक उनकी मुकम्मल हिफाजत करना थी। उस मुसलमान खानदान के सरबराह का एक ताकतवर कबीले से झगड़ा हो गया, जिस पर वो उसे कत्ल करने पर तुल गया। इत्तफाक से उस कबीले का एक फर्द मुसलमान के हाथों कत्ल हो गया। ये उनके गुस्से को भड़काने के लिए काफ़ी था। उन्होंने सब बातों को पसे पुश्त रखते हुए उस खानदान पर हमला कर दिया। उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मेरा बाप और भाई दोनों खूनी मैदान में उतरे और फिर देखते ही देखते उस कबीले ने उस मुसलमान ख़ानदान के बुज़ुर्ग लोगों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। औरतों की पामाली की गई और मेरे बाप और भाई को उनकी मदद करने के जुर्म में मौत के घाट उतार दिया गया। वो परी पेकर बोलते बोलते रुक गई। दबी दबी सी सिसकियाँ सुनाई दी। उसकी आंखों में शबनम के मोती जगमगाने लगे। मैं सब समझ गया हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। तुम ये वादे करो कि अब तुम क्या चाहती हो। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि एक मुसलमान ख़ानदान का एक नौजवान अभी तक उन लोगों के कब्ज़े में है और मुझे पता चला है कि उसे चंद दिनों में कत्ल कर दिया जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बाप ने जिस ख़ानदान को अमान दी थी, कम अज़ कम उसका आखिरी चश्मा चराग जिंदा बच जाए। वो अपने पल्लू से आंसू साफ करने की कोशिश करने लगी। मैं अपने तय पूरी कोशिश करूँगा कि उसे ज़िंदा बचा लूँ, मगर अभी तक तुमने उन लोगों की बाबत कुछ नहीं बताया जिन्होंने जुल्म उठाया है। वो सुर्ख कबीले के लोग थे। मैं नहीं जानती कि उनका ताल्लुक किस तबका से था। सुर्ख कबीला, मांझी खान हिकारत से बोला। मंगोलों में से अगर ये कबीला मिट जाए तो खून की नदियाँ बहना हमेशा के लिए बंद हो जाए। खून के प्यासे वहशी दरिंदे, उसके लहजे में उनके लिए गहरी नफरत मौजूद थी। देखो, मैं खून खराबा पसंद नहीं करता, मगर एक अच्छे इंसान की बेहद कदर करता हूँ। मैं इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत उस नौजवान को हर कीमत पर बचाऊंगा। तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो, मैं आज ही उसकी मदद के लिए रवानगी का बंदोबस्त करता हूँ। और हाँ, तुम यकीनन अज़कई कबीले की रिवायात तो जानती होगी। हम बिला मुआवजा किसी की मदद नहीं करते। सरदार मांझी मैं जानती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। यह रहा तुम्हारा मुआवजा। उसने पहलू में बंधी हुई छोटी सी थैली उसकी जानिब बढ़ाई। सरदार मांझी खान ने तेजी से वो थैली थामी और अपने हाथ पर उलट दी। उसमें बड़ी मिकदार में सोने के सिक्के मौजूद थे। सरदार मांझी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और गोया हुआ, अज़कई रिवायात के मुताबिक तुम्हें यहाँ पनाह मिल सकती है। अगर तुम चाहो तो यहीं मुस्तकिल तौर पर मुकीम हो सकती हो। मैं यहाँ नहीं रह सकूंगी। मेरे घर में दो छोटी बहनें और माँ तनहा है और मुझे अंधेरा होने से पहले उनके पास वापस लौटना है। अब बस इतनी मेहरबानी कर दीजिए कि उस नौजवान को रिहाई दिलाकर आज़ाद कर दीजिए। वो खुद ही मेरे पास चला आएगा। उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम चाहो तो अपने कुंबे के हमरा मुस्तकिल तौर पर यहीं आ सकती हो। इस अमर का फैसला मैं वक्त आने पर करूंगी कि क्या करना चाहिए। पहले आप उस नौजवान के बारे में कुछ कीजिए। यह ना हो कि वो भी बेगुनाह मारा जाए। मैं आपकी उसकी मदद के लिए हमेशा मशकूर रहूंगी। मेरे बाप और भाई की अरवा आप पर सलामती भेजेंगी। मांझी खान अगर कोई वादा कर ले तो उस पर हर कीमत पूरा उतरता है, चाहे उसमें उसकी अपनी जान ही क्यों ना चली जाए। तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ। जल्द ही वो नौजवान अपने कदमों पर चलकर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। मांझी खान फरते जज्बात में सरशार दिखाई दे रहा था। वो उठ खड़ी हुई। उसने अपने लिबादे को दुरुस्त किया और चेहरे को दोबारा नकाब में छुपा लिया। उसने रवानगी की इजाज़त तलब की तो मांझी खान चौंक कर बोला, लड़की तुम्हारा क्या नाम है?
मैं उस नौजवान को क्या बताऊंगा कि तुम्हारी इस आज़ादी की सिफारिश किस माहे पे करने की है। उससे सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि जो कुछ गुल से हो सका उसने कर दिया। मांझी खान होनकू की तरह दीदे फड़े खड़ा रहा। वो तेजी से बहर की जानिब लपकी और देखते ही देखते बस्ती से दूर होती चली गई। वो गुल वकूश थी, कोनई खान की बेटी और मतीउद्दीन पर जान निसार करने वाली महबूबा। उसके जहन में यह अनोखी तरकीब आई थी। उसने बज़ाहिर झूठ से काम लिया था, मगर उसका झूठ ही मतीउद्दीन की जिंदगी बचा सकता था। मांझी खान बरह रास्त हमले की बजाय चोरी छुपे वारदात करने का आदी था। उसे अपने तरीकों पर बेहद नाज था। वो इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए अनोखे अंदाज में काम करता था। गुल वकूज की भी यही ख्वाहिश थी कि किसी भी इंसानी जान के जिया के बगैर ही मतीउद्दीन अपने घर लौट आए। सुर्ख कबीला उसकी सुतीली माँ का मेका था। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो लोग मुसलमानों से बेहद नफरत करते हैं और उन्हें कत्ल करने में जरा बर तसाहुल से काम नहीं लेते। उसके ज़हीन दिमाग ने उसे उकसाया और वो अपने घर से दूर तने तनहा यहाँ तक पहुँच गई थी। नाजरीन, बसरा में रहते हुए दमिश्क की गलियां बेबरस को याद आ रही थीं। उसे बलाद शर्किया में आए हुए 6 माह बीत चुके थे, मगर वो दीगर कामों में इतना मसरूफ़ रहा कि उसे अपनी खबर तक न रही। आज फुर्सत की घड़ियां जो मुयस्सर रही तो उसके दिलो दिमाग पर ही जान सा तारी हो गया। माँ जैसी मुशफ़क़ खातून फातिमा का चेहरा उसकी निगाहों के सामने घूमने लगा। दमिश्क यहाँ से थोड़े फासले पर था। उसके दिल में दमिश्क जाने की ख्वाहिश मचलने लगी। वो इतना बाइख्तियार हो चुका था कि किसी को कुछ बताए बगैर दमिश्क रवाना हो जाता, मगर उसकी तबीयत में नाफरमानी और सरकशी नहीं थी। उसके दिल ने बगैर इतला के कहीं जाना गवारा नहीं किया। वो सीधा नजमुद्दीन अयूब की खिदमत में पहुंचा। नजमुद्दीन अयूब उस वक्त अपने महल की बलई मंजिल पर मौजूद था। वो किसी काम में मसरूफ़ था कि बेबरस की सूरत देखकर संभल गया। आका, बेबरस लफ्ज़ों को तरतीब देने लगा। मैं 2-1 दिन के लिए दमिश्क जाना चाहता हूँ। आपकी रजामंदी मतलूब है। दमिश्क। नजमुद्दीन अयूब उसकी अचानक और गैर मुतवक्के फरमाइश पर चौंक पड़ा। वहाँ किस काम की हाजत आन पड़ी है? मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। बेबरस निगाहें झुकाकर बोला। वो फातिमा के जिक्र पर मगमूम सा हो गया। नजमुद्दीन अयूब उसके जवाब पर शशदर रह गया। वो अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगा। मगर तुमने तो बताया था कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार जिंदा है या नहीं, इस बारे में तुम बिल्कुल लाइल्म हो। ये हकीकत है कि मैं अपने किसी सगे के बारे में वसौक से कुछ नहीं कह सकता, मगर एक हस्ती ऐसी है जिसको मैं अपनी माँ समझता हूँ। उसकी शफकत और सिला रहमी में मुझे मेरी माँ की झलक दिखाई देती है। ठीक है, तुम 2 दिन में वापस लौट आना। नजमुद्दीन अयूब ने लापरवाही से जवाब दिया। शायद उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी कि बेबरस वापस लौटेगा या नहीं। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। बेबरस के चेहरे पर सुर्खी फैल गई। वो वहाँ से तेज कदमों से निकला और महल में अपने खास कमरे में पहुंचा। वहाँ से ज़रूरी सामान लेकर वो सीधा बसरा के बाजार गया। उसने अबू मसूद के लिए कुमदा लिबास खरीदा और अपनी माँ जैसी मलका के लिए कुछ अशिया ली। वो सफ़ेद रोमी नस्ल के घोड़े पर सवार दमिश्क की जानब निकल खड़ा हुआ। यह घोड़ा उसने शाह रूम के लश्करियों से छीना था। नजमुद्दीन अयूब ने उसकी शुजात और बहादुरी के एवज़ यह घोड़ा उसे ही बख्श दिया था। वो अपने घोड़े पर हवाओं से बातें करता हुआ दमिश्क की जानब बढ़ता जा रहा था। उसका चेहरा फरते जज्बात से मामूर था। वो फातिमा खातून को अपनी इस मंजिल की बाबत आगाह करने जा रहा था जिसके लिए उसने उसे खुद से जुदा किया था। एक पहर की मुसलसल मुसाफत के बाद वो दमिश्क के बाजारों में दाखिल हुआ। दमिश्क की गलियों में चलते हुए उसकी हालत गैर होने लगी थी। ये जाने कैसे जज्बात थे जो उसे मगलूब किए जा रहे थे। उसका घोड़ा बिलाकर मंजिल पर पहुंच ही गया। अबू मसूद के घर का दरवाज़ा उसके बिल्कुल सामने था। वो हिम्मत बंधाकर घोड़े से उतरा और फातिमा खातून के सामने पेश होने के बारे में सोचने लगा। उसने घोड़े की बागें हाथ में पकड़ी और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। दरवाजे के पहलू में खड़े खोंटे से उसने अपना घोड़ा बांधा और दरवाजे पर कांपते हाथों से दस्तक दी। काफ़ी देर गुजर गई, मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। उसने तवक्कुफ करते हुए दोबारा दस्तक दी, मगर जवाब न दारिद। बेबरस परेशान सा हो गया। उसने दरवाजे को हिला जुला कर देखा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसका मतलब यह था कि कोई न कोई तो अंदर मौजूद है, मगर वो दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर रहा था? कई सवाल उसके जहन में उठने लगे।
इस मरतबा उसने कदरे ज़ोर से दस्तक दी। लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद किसी के शिकस्ता कदमों की चाँप सुनाई दी। बेबरस के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। यकीनन फातिमा खातून ही होगी, उसने सोचा। आहिस्तगी से कुंडा खोलने की आवाज़ सुनाई दी। दूसरे ही लम्हे दरवाजे का पट खुल गया। जो चेहरा बेबरस को दरवाजे की ओट में दिखाई दिया वो फातिमा का हरगज नहीं था, वो तो अबू मसूद था, उसकी साबका मलका का शोहर। मगर उसकी हालत इतनी शिकस्ता थी कि बेबरस उसे देखकर हक्का बक्का खड़ा रह गया। अबू मसूद चेहरे से ही बीमार दिखाई दे रहा था। उसने बमुश्किल पपोटे उठाकर बोझल निगाहों से बेबरस की जानब देखा। वो शायद उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। बेबरस उसकी हालत देखकर तड़प सा गया। बाबा, ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? माँ कहाँ है? बेबरस बेख्तियार बोलता चला गया। उसकी सांसें मुतजलजल थीं। कौन बेबरस है? वो नहीफ सी आवाज़ में बोला। दूसरे ही लम्हे उसका नातवा जिस्म लड़खड़ाने लगा। बेबरस ने होशमंदी का मुजाहरा किया और तेजी से आगे बढ़कर उसे ज़मीन पर गिरने से बचा लिया। वो बेहोशी के आलम में बेबरस की बाहों में झूल रहा था। बेबरस ने उसे अपने कंधे पर उठाया और सामान सहन में एक जानब फेंकता हुआ अंदरूनी कमरे की जानब बढ़ गया। उसने कमरे में मौजूद मेले से बिस्तर पर उसे नरमी से लिटाया। उसकी निगाहें अतराफ में फातिमा को ढूंढ रही थीं। वो तेजी से सहन में पड़े मटके की जानब बढ़ा और प्याला में पानी भरने लगा। थोड़ी देर की काविश के बाद वो अबू मसूद को कुछ देर के लिए होश में लाने में कामयाब हो चुका था। अबू मसूद तेज बुखार में भून रहा था। बेबरस ने उसे होश में देखकर तबीब को लाने का इशारा किया और तेज कदमों से बाहर निकल गया। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, आमीन।